हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना और ना ही किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। 100% फ्री एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 9 जो कि डाटा हैंडलिंग चैप्टर है। और डाटा हैंडलिंग में आप जो सब पार्ट देख रहे हैं वो इस वीडियो में आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत प्यारा और एक अच्छा टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि आप 6th क्लास में इसको रीड कर रहे हैं, 6th क्लास में इसकी स्टडी कर रहे हैं। और यही सेम टॉपिक डाटा हैंडलिंग में ये जो बार ग्राफ वाला पार्ट है ये आपको क्लास 7th में भी दिखेगा, 8th में भी दिखेगा, 9th में भी दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस क्लास 6 में आप बहुत बेसिक चीज की बस नॉलेज ले रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज की नॉलेज ले रहे हैं और ये चीजें धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी जब आप क्लास 9 तक पहुंचेंगे। तो चलिए आने वाले आगे 3 साल के लिए हम आज से तैयारी चालू करते हैं। तो क्लास 6 में आपको कुल मिला के टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? और इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने 2 वीडियोस अच्छे से वॉच कर ली होंगी। ये आप 3rd लेक्चर वॉच कर रहे हैं। तो टोटल यहां पे मैंने आपको 4 लेक्चर्स दिए हैं। कौन से चैप्टर पे? चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग पे। तो इन 4 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर पूरी उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से वॉच किए होंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्ड डाटा हैंडलिंग समझाया था। मैंने ये समझाया था कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया था वर्ड पिक्टोग्राफ के बारे में, और पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन मतलब उसको कैसे समझना है। और वहां पे मैंने आपको यह भी समझाया था कि पिक्टोग्राफ की ड्राइंग कैसे बनती है। 3rd लेक्चर ये जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, यहां पे मैं सिर्फ आपको वर्ड इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बार ग्राफ से, और बार ग्राफ की ड्राइंग कैसे बनती है। तो वो ड्राइंग के लिए आप मेरा 4th लेक्चर वॉच करिएगा जो कि बहुत छोटा सा लेक्चर है। ये वीडियो भी कंप्लीट वॉच करिएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें समझ आने वाली है, पूरी उम्मीद करूंगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बार ग्राफ समझाया और इसके बाद आप एक्सरसाइज 9.3 को आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एनसीईआरटी बुक से हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो इस टॉपिक में कुल मिला के आपको ये समझना है कि हमने जो पिक्टोग्राफ पढ़ा था वो पिक्टोग्राफ हर जगह बना पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डाटा भी हमारे सामने आता है। आप बात को समझना, पिक्टोग्राफ हमने जो बनाना सीखा है वहां पे सिंगल सिंगल फोटोज के थ्रू हम लोगों ने डाटा को एक चार्ट में बनाना सीखा था। लेकिन अगर वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाए, करोड़ों में आ जाए, लाखों में आ जाए, हजारों में आ जाए, हंड्रेड्स में आ जाए, तो इतनी सारी ड्राइंग्स बना के दिखा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, पॉसिबल है बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यह है कि बहुत लेंदी क्रिएटिविटी हो जाती है। वो उसको और छोटा करने के लिए, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम समझ रहे हैं बार ग्राफ। तो विजुअल मेथड में जो सेकंड चीज आप पढ़ रहे हैं वो है बार ग्राफ। क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स में, वो ये है कि डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके कितने मेथड होते हैं। तो एक होता है विजुअल मेथड। तो कुल मिला के विजुअल मेथड में कौन से 2 तरह के होते हैं। तो विजुअल मेथड जो है, उस विजुअल मेथड में 2 वेज, एक पिक्टोग्राफ है और दूसरा है बार ग्राफ, जो आपको यहां पढ़ना है। और भी होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हिस्टोग्राम भी होता है, यहाँ पे पाई चार्ट भी होता है। वो एक अलग चीज है, एक अलग स्टडी है जो हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे, हम 8th क्लास 9th में जाएंगे, तब इन वर्ड्स को वहां सुनने वाले हैं। लेकिन अभी जो विजुअल मेथड है, इस विजुअल मेथड में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ पढ़ा है, और पिक्टोग्राफ के बाद अब हम जो कर रहे हैं वो है आपका क्या? बार ग्राफ। और इससे पहले विजुअल मेथड से पहले आपने एक टेबल फॉर्मेशन पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको टैली मार्किंग के थ्रू डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिखाया था। क्लियर है? तो पहली वीडियो, सेकंड वीडियो आप वॉच करिएगा, तभी ये जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको समझ आएंगी। चलिए मूव करते हैं। तो इस पे आते हैं बार ग्राफ पे। अब बात को समझिएगा कि डाटा को रिप्रेजेंट करना पिक्टोग्राफ से इज नॉट ओनली अ टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम डिफिकल्ट टू। 2 चीजों को समझना है यहां पर। एक तो टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा यहां पे बोला है कि डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं बोला है बट डिफिकल्ट बोला है। तो हो सकता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में यहाँ आपको एक थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिले। वो थ्योरी क्वेश्चन यही होगा कि हमें बार ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें बार ग्राफ रीड करना, हमें बार ग्राफ इंटरप्रिटेट करना, हमें बार ग्राफ ड्राइंग करना, हमें बार ग्राफ बनाना, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिक्टोग्राफ से सारे डाटा को दिखा पाना एक टाइम कंज्यूमिंग पूरा मेथड है। दूसरी चीज एक टाइम डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है, तो कई बार ये डिफिकल्ट भी हो जाता है। दूसरी चीज, द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा विजुअली इज बाय बार्स। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना, विजुअली। यहां पे अगेन मैं आपसे कहूंगा कि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कितने मेथड हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के? तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली 2 मेथड है। एक है आपका चार्ट मेथड, जिससे आप टेबल फॉर्मेशन कहते हैं, जहां पे आप लोगों ने टैली मार्किंग सीखी, और दूसरी चीज होती है विजुअल मेथड, ठीक है। और विजुअल मेथड में अगेन आपने 2 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी 2 चीजें? एक आपने पढ़ा पिक्टोग्राफ, और दूसरी चीज आपने जो पढ़ी है वो आप लोगों ने पढ़ी है यहां पे क्या? तो वो आप लोगों ने पढ़ी है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ अभी हम समझ रहे हैं। तो ये जो एक मैंने ट्री बनाई है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स की जब थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, मैथ्स में किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना है, तो आप ट्री डायग्राम से चीजों को समझिए। देखिए थ्योरी लेक्चर को समझना कितना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इज बाय 2 मेथड्स, वन इज टेबल फॉर्मेशन, दूसरा इज विजुअल मेथड, ठीक है। विजुअल में अगेन 2 मेथड आते हैं, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। ये आपको 6th क्लास में पढ़ना है। पूरे चैप्टर का मैंने एक सार दे दिया, सार दे दिया मतलब एक कंक्लूड कर दिया चैप्टर एक छोटे से टेबल के अंदर। क्लियर है? तो ये एक ट्री डायग्राम कहलाता है। फर्स्ट ब्रांच, उसकी 2 ब्रांचेस, फिर अगेन उसकी 2 ब्रांचेस। तो ये है आपके 6th क्लास का इस चैप्टर का सिलेबस, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए तो यहां पे आ जाते हैं बार ग्राफ पे कि बार ग्राफ होता क्या है। तो बेसिकली बार्स जो होते हैं ये एक, मैं कहूं इस तरह के दिखने वाले रेक्टेंगल्स आप बोल सकते हैं, बार्स, जो कि या तो हॉरिजॉन्टली होते हैं या वर्टिकली होते हैं। अभी जो बार्स देख रहे हैं ये आप वर्टिकली देख रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर आप और डेप्थ में जब पढ़ने जाएंगे तो यहां पे कुछ बार्स आपको वर्टिकल बनते हुए भी नजर आएंगे। इस तरीके के भी बार्स बनते हैं। तो बार्स आर नथिंग बट द रेक्टेंगुलर शेप जो कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक 2D व्यू बनता है। एक पूरे प्लेन को हम 2 एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। पहला एक्सिस जो कहलाता है वो है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो दूसरा एक्सिस होता है वो ये वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्केल का यूज किया होता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर या मैं ऐसा बोल लूँ 1 यूनिट के गैप्स होते हैं। आप लोगों को ग्राफ पेपर आपके स्कूल में दिखाया गया होगा। अगर आपके सामने भी ग्राफ पेपर है तो आप नोटिस करेंगे एक ग्राफ पेपर जो है ये छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होता है, और उन छोटे बॉक्सेस में अगेन बारीक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे एकदम बारीक बॉक्सेस होते हैं वो 1 mm के होते हैं, और जो बड़ा बॉक्स होता है वो एक स्क्वायर बॉक्स होता है, वो स्क्वायर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्हीं ग्राफ पेपर की बात हो रही है कि ग्राफ पेपर के ऊपर जो बार्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो बार्स आर दिस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो कि बनाने के लिए हम 1 यूनिट का यूज करते हैं। 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लो या 2 यूनिट ले लो, यूनिट को जब एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दे दिया जाता है, और इसकी ये जो हाइट है फाइनली ये जब किसी चीज को, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब यहां से जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये यहां पे नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं बार्स।
तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें बड़ा सा बड़ा डाटा दिया रहता है, उस डाटा में दिए हुए नंबर्स को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखें। और जो डाटा दिया, जैसे ईयर के बारे में डाटा दिया है, मैं कहूँ बच्चों की हाइट के बारे में डाटा दिया है, तो वो जो जिसका डाटा दिया रहता है वो थ्योरी पार्ट हम यहाँ लिखते हैं, क्लियर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बेसिकली बार ग्राफ क्या है, तो बार ग्राफ इज सिंपल a representation using the rectangle using the bars, clear, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा है, bars of uniform width can be drawn horizontally और vertically। बहुत याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना कि bars हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। bars हम vertical भी ड्रॉ कर सकते हैं, horizontal भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम ड्रॉ करेंगे उसकी एक यूनिफॉर्म विड्थ होगी। अब ये यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को नोटिस करना। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब है, अगर आप यहाँ बनने वाले बार्स को देखें तो यहाँ पे जो अंदर का गैप है, ठीक है, वो दोनों लाइंस के बीच में एक प्रॉपर 1 यूनिट है, यूनिफॉर्म विड्थ है। इसकी जो मोटाई है वो यूनिफॉर्म है, नीचे भी उतनी ही मोटाई है जितनी ऊपर है और जितनी बीच में है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म विड्थ कहलाएगा, क्लियर। तो बार्स जो हैं ये यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, और जितने भी बार्स आप बना रहे हो वो सब बार्स की जो विड्थ है वो फिक्स रहती है। अब आप उस बार्स को चाहे 1 यूनिट के बराबर ले लो, चाहे 2 यूनिट के बराबर ले लो, ठीक है। अगर आपने किसी एक बार को 1 यूनिट के बराबर दिखाया है, मतलब अगर उसकी विड्थ, अगर ये गैप आपने 1 सेंटीमीटर का रखा है, तो नेक्स्ट जितने भी बार्स आप बनाने वाले हो वो सब 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर विड्थ के होंगे। और बार ग्राफ का एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जो भी 2 लगातार बार्स बनते हैं, इन बार्स के बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप आपको मेंटेन करना है। ये चाहे हाफ यूनिट का रखें चाहे 1 यूनिट का रखें, जो भी गैप यहाँ पे रहेगा वही गैप हर बार्स में आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ ये इसी के बारे में बोलना चाह रहा है कि जो भी बार्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बार्स के बीच का जो गैप है वो भी फिक्स रहता है, और 2 बार्स के बीच का जो गैप है वो भी फिक्स रहता है, क्लियर। तो बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द गिवन नंबर। और जो इन बार्स की लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये लेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट करती है उस डाटा में दिए हुए नंबर को, जो कि नंबर आपका वाई एक्सिस के ऊपर है। डन। तो आपने क्योंकि वर्टिकल बार्स बनाए हैं, ये वर्टिकल बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे लिखे हुए नंबर को। अगर मैं बार्स बनाता कैसे, हॉरिजॉन्टल, अगर मैं बार्स बनाता इस प्रकार से, ये बार, ठीक है, ये बार, तो ये जो बार मैंने बनाए हैं ये बार रिप्रेजेंट करते हैं नंबर जो कि यहां पर है, कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पे ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बार्स हमेशा चाहे वर्टिकल बनाओ चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ, इस केस में बार्स हमेशा यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, और उनके बीच का जो गैप है वो भी एक यूनिफॉर्म विड्थ का होता है। डन। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बार ग्राफ समझ आ गया होगा अच्छे से। Such method of representing the data is called a bar diagram or a bar graph। इसी को हम कहते हैं बार डायग्राम या बार ग्राफ। अब यहां पे एक चीज नोटिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको 6th क्लास में आता है, अभी इसके आगे एक नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर है ड्राइंग वाला, तो ड्राइंग के समय आपको यहाँ कंफ्यूज किया जाता है। आपको हो सकता है 2 छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं 2-2 मार्क्स का, एक जगह बोले बार डायग्राम बनाइए, दूसरी जगह कहें बार ग्राफ बनाइए, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब बार डायग्राम अलग होता है और क्या बार ग्राफ अलग होता है, तो नहीं, आप इसको बार डायग्राम भी बोलते हैं और बार ग्राफ भी बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे पूरी उम्मीद करता हूं मैं जो चीज समझाना चाह रहा था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर। चलिए अब इस डाटा को इंटरप्रिटेट कैसा किया जाता है, मतलब इसको कैसे समझा जाएगा, ठीक है, और समझने के लिए वो क्या बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें समझाता हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई बार ग्राफ आ गया
क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए कि जहां पे आपको बार ऑलरेडी बने हुए दिखे, ठीक है, आपको पूरा बार ग्राफ बना हुआ मिल जाए, बार डायग्राम बना हुआ दिख जाए, और उसके ऊपर बेस्ड आपसे कुछ सब पार्ट्स दे दे, कुछ क्वेश्चंस दे दे, और आपसे कहेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। तो इस तरह के सवालों को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसको आपको देखना नहीं भूलना, वो वीडियो में हम कवर करेंगे किसको, हम डायग्राम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो है। क्लियर? चलिए यहां पे समझिएगा। The example of a vehicular traffic at a busy road crossing in the Delhi which was studied by the traffic police on a particular day। तो आपके सामने एक पूरा डाटा बना के दे दिया कि जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक यहाँ पे बार ग्राफ डिजाइन किया, उन्होंने दिन भर एक बिजी रोड पे देखा, नोटिस किया कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी गाड़ियां जा रही हैं और वो समय क्या है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया देखेंगे आप। तो यहां पे सबसे पहले तो हम इसको रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग एवरी आवर फ्रॉम 6 AM टू 12 नून। उन्होंने जो डाटा दिया है वो सुबह 6 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, और इस डाटा को उन्होंने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो देखिए विजुअल मेथड है। देन 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स फॉर 100 व्हीकल। अब यहाँ पे मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि जब भी कोई बार ग्राफ बनता है तो वहां पे स्केल लिखना जरूरी होता है। क्या लिखना जरूरी है? स्केल लिखना जरूरी है। अब देखो, जैसे ही मैं इस बार को देखूंगा तो सबसे पहले जो मेरी नजर जानी चाहिए, इंटरप्रिटेट करना सिखा रहा हूं आपको, जो सबसे पहले मेरी नजर जानी चाहिए वो नजर मुझे ये जानी चाहिए कि कौन सी एक्स एक्सिस है और कौन सी वाई एक्सिस है। डन। तो यहां पे जैसे ही हम इसको नोटिस करेंगे तो यहां पे ये जो लाइन है ये आपकी y एक्सिस है और ये जो लाइन है ये आपकी x एक्सिस है। डन। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, जो भी डाटा आपको दिया है वहां पे आप सबसे पहले देखिए कि आपको x एक्सिस पे क्या दिया है। तो आपको x एक्सिस पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हैं। नंबर ऑफ व्हीकल मतलब कितनी गाड़ी, ठीक है, इस समय पे, टाइम इंटरवल, ठीक है, इस समय पे निकल रही हैं। तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से आपको दिखाता हूं, अगर हम नोटिस करें तो 100 से 200 के सेंटर में यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। तो ये जो बार है ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। पहली बात, कौन सा बार ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। इसमें जो बार्स बने हैं वो हॉरिजॉन्टल बने हैं। डन। अब दूसरी चीज, यहां पे स्केल लिखा हुआ है। स्केल क्या लिखा है? तो स्केल का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ जो है इस बार की, जो एक यूनिट लेंथ है वो 100 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी गाड़ियां? 100 गाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक यूनिट, एक यूनिट। अब आप मेरी बात समझना, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट का मतलब ये है कि 100 से लेके 200 के बीच का ये जो गैप है ये 100 व्हीकल्स का गैप है। कितना गैप है? ये 100 व्हीकल्स का गैप है। इस कारण आप देखिएगा, पहला जो गैप है वो 100 के बाद नेक्स्ट गैप जो है वो 200 के बाद अगेन 100 गाड़ियों का गैप है 300। तो ऐसे ये पूरा स्केल लिख दिया। क्लियर? अब हमें ये नोटिस करना है कि ये बार्स जो हैं ये किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हम नोटिस कर रहे हैं कि 150 गाड़ी इस बिजी रोड से निकली। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी गाड़ी निकली? तो वो 150 व्हीकल्स जो हैं वो उस बिजी रोड से निकल रही हैं। ये डाटा हमें ये दिखा रहा है। डन। उसके बाद सुबह 7 से 8 बजे के बीच में हमने देखा कि 1200 गाड़ियां, 1200 मैक्सिमम गाड़ी जो है वो सुबह 7 से 8 बजे इस बिजी रोड से निकल रही है। हो सकता है सुबह 7 से 8 बजे जो है ये टाइम ऑफिस का हो, तो ऑफिस के समय ज्यादा गाड़ी रोड के ऊपर है। ऐसे ही 8 से 9 बजे तक का जो टाइम है ये हमें दिखा रहा है कि टोटल 1000 व्हीकल्स इस बिजी रोड से निकल रहे हैं। व्हीकल्स कम हो गए।
ठीक है। देन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जो गाड़ी क्रॉस कर रही है इस रोड से वो है नंबर ऑफ व्हीकल्स 900। ऐसे ही सुबह 10 से 11 बजे के बीच में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास हो रहे हैं वो अराउंड अप्रोक्सीमेट 600 व्हीकल्स हमें यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, ये जो लेंथ है इस लेंथ से स्केल रखूंगा, स्केल से मैं देखूंगा ये लेंथ इस स्केल के ऊपर कहां तक आ रही है, तो ये 600 तक टच कर रही है। ऐसे ही अगर इसका मैं नोटिस करूं तो यहां से जो गाड़ियां निकल रही हैं वो 400 गाड़ियां, 400। कितने बजे? सुबह 11 से 2 के बीच में। तो ये देखिए आपको कुल मिला के इस पूरे डाटा को स्टडी करना आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है। एक्स एक्सिस पे लिखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वाई एक्सिस पे लिखा है टाइम इंटरवल, समय के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है उसको आपको कोशिश करना है एक्स एक्सिस पे लेने का। यहां पे जो डाटा बना है ये इन्होंने वाई एक्सिस पे लिया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। किस प्रकार के सवाल आते? सवाल ये आते कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन बिटवीन मॉर्निंग 8 AM टू 9 AM। कोई भी आपको टाइम दे देते, या सुबह 7 से 8 के बीच में कितनी गाड़ियां निकली, या मैक्सिमम व्हीकल्स पास्ड इन विच इंटरवल। तो मैं कहता 1200 व्हीकल्स पास्ड फ्रॉम अ बिजी रोड एट 7 to 8 टाइमिंग। ठीक है, मॉर्निंग सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ज्यादा गाड़ियां निकल रही हैं। मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन विच टाइम, तो मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर 150 विच आर पासिंग फ्रॉम द बिजी रोड एट 6 AM टू 7 AM। हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। डन? अब यही एक तरीका है इंटरप्रिटेशन करने का जो इस वीडियो में हमें सीखना बहुत जरूरी था। Clear? So the example of a vehicular traffic at a busy road crossing in a Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day, the number of vehicles passing through the crossing every hour from 6 AM to 12 noon as shown in the bar graph. 1 unit of length stands for 100 vehicles और इनके ऊपर based सब पार्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। कोई टाइम आपको पर्टिकुलर दे देते हैं, आपसे कहते हैं इस टाइम में कितनी गाड़ियां पास हुई हैं वो बताइए, तो आपको इंटरप्रिटेट कैसे करना है वो मैंने सिखा दिया। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखनी है। आपको ये देखना है कि दिया हुआ जो बार ग्राफ है वो वर्टिकल बार ग्राफ है या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अगर वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है तो नंबर्स जो हैं वो वाई एक्स एक्सिस पे होंगे, और अगर ये वर्टिकल बार ग्राफ होता तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे वाई एक्सिस के ऊपर होते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी जो नोटिस किया है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इफ द नंबर्स इन द डाटा आर लार्ज, अब इसको समझना कि कई बार हमारे सामने इंटरप्रिटेट करने के लिए ऐसा भी ग्राफ आ जाता है जहां पे नंबर्स बहुत बड़े हैं, करोड़ों में है, लाखों में है। जैसे कि ये वाला बार ग्राफ, ये वाले बार ग्राफ को आपको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। अगेन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना है, इसकी एक्स एक्सिस कौन सी है, इसकी एक्स एक्सिस कौन सी है और इसकी वाई एक्सिस कौन सी है। डन? तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमने देख ली। दूसरा, ये ग्राफ वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में ये जो ग्राफ दिया है ये वर्टिकल बार ग्राफ है। क्लियर? अब इस वर्टिकल बार ग्राफ में एक यूनिट जो लेंथ है, मतलब ये बार्स की जो एक यूनिट लेंथ है, ये लेंथ हमें दिखा रही है 10 करोड़ के बराबर। कितने के बराबर? करोड़ में है, 10 करोड़। और जो हमने डाटा लिया है ये पॉपुलेशन का डाटा है, मतलब हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। आप देखेंगे 1951 के अंदर 10 साल के बाद, फिर 1961 के अंदर, अगेन 10 साल के बाद, फिर 1971 के अंदर, फिर 10 साल के बाद 1981 के अंदर, फिर 11 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद 1991, फिर 10 साल के बाद 2001। तो ये जो डाटा दिया है ये ईयर्स दिए हैं जो कि हर 10-10 साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। डन? तो आप देखेंगे 1951 में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी।
यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है बार के ऊपर वो 36 लिखा है, दैट मीन्स 35 से ऊपर की वैल्यू है और 40 से नीचे है, तो 36 करोड़ 1951 की पॉपुलेशन है, 44 करोड़ 1961 की पॉपुलेशन है, 1971 की जो पॉपुलेशन है वो 54 करोड़ है, 1981 की जो पॉपुलेशन है वो 68 करोड़ है, 1991 की जो पॉपुलेशन है वो 84 करोड़ है और 2001 की जो पॉपुलेशन है वो 102 करोड़ है। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, जब भी कोई वैल्यू बड़ी आती है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चंस में आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना। क्लियर है? आपसे पूछ सकते थे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस ईयर में आ गई, ठीक है, या किस ईयर में कौन सी पॉपुलेशन है, वो हो सकता है आपसे पूछ लेते 1971 में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, तो आप सिर्फ 54 नहीं लिख कर आएंगे, इसके आगे आप यूनिट भी लिख कर आएंगे 54 करोड़। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको इंटरप्रिटेट करने का मतलब समझ आ गया, मतलब कैसे हम बार ग्राफ को रीड करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं, छोटी सी वीडियो है, मैं कहूंगा वीडियो को पूरा वॉच करिए। ये एक ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पिक किया है, तो चलिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है, जहां पे इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं और किस प्रकार का सवाल आपके स्कूल एग्जाम में आता है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेके दे रहा हूं। क्लियर? देखिएगा, रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ, जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको रीड करिए, शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। ये बार ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है किसी एक क्लास में, ठीक है, और आपको इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए आ जाते हैं बार ग्राफ के ऊपर। ये हमारा बार ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे हर एक जो यूनिट लेंथ है बार की वो 10 स्टूडेंट्स को दिखा रही है। मतलब 2000 में, ईयर 2000 में हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, नेक्स्ट ईयर 2001 में हमारे स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, 40 स्टूडेंट्स हो गए, और 2002 में हमारे पास 50 से थोड़ा कम है ये, ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और 2003 में हमारे पास अगेन ये 60 के आसपास की वैल्यू हमें नज़र आ रही है, हम कह सकते हैं 58 के आसपास की वैल्यू हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, क्लियर, तो ये डाटा हमें यहाँ मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ में स्केल क्या है, तो इस ग्राफ में जो स्केल है वो है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। आप बताइए कितने नए बच्चे हर साल हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में ऐड हो रहे हैं। तो 2000 ईयर में अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स थे, मैं ऐसा बोल देता हूं, अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स थे तो 2001 में मेरे 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, 2002 में अगेन 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, 2003 में अगेन 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। क्लियर? तो कितने स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हर साल 10 स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003, 2003 में जो ये आपके 60 बच्चे थे, 60 स्टूडेंट्स, क्या ये ट्वाइस थे ईयर 2000 के मुकाबले? तो ईयर 2000 में अगर आपके पास 30 बच्चे हैं और 2003 में अगर आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या ये ट्वाइस हो गए? तो यस, 2003 में अगर मैं इस 30 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 60 मुझे देगा। तो इस प्रकार के सवाल यहां पर आपको इंटरप्रिटेट करने के लिए आ सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे हम बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हैं और बार ग्राफ का मतलब क्या है, और पूरी उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में आप ड्राइंग करना सीख जाएंगे। एक्सरसाइज 9.3 खुद से सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 9.3 में आप लोगों को कंप्लीट इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहां पे आपको बता दें कि मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, 100% फ्री एजुकेशन। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।